यह प्रश्न पत्र उत्तराखंड सहायक एलटी भर्ती परीक्षा 2015 का है। उस समय एलटी की भर्ती उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद आयोजित करता था और प्रश्न पत्र दो भागों में होता था, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में होता था शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति एवं सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न, और पार्ट 2 संबंधित होता था विषय से, यानी जिस विषय के लिए जिसने अप्लाई किया हो उसमें भी 100 प्रश्न होते थे, यानी कुल मिलाकर 200 नंबर का यह प्रश्न पत्र होता था। यहाँ पर मैं प्रश्नों को बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से, धैर्य और लगन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके कई सारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होंगे। पहला प्रश्न था, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, यानी टीचर यूसेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग सरल यानी सिंपल, समय बचाने के लिए अर्थात क्विकर, अधिक ज्ञान के लिए यानी मोर नॉलेज, या रुचिकर बनाने के लिए अर्थात इंटरेस्टिंग। तो कोई अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को क्या बनाने के लिए करता है? प्रश्न का सही उत्तर है रुचिकर बनाने के लिए। कोई भी शिक्षक दृश्य साधन, श्रव्य साधन या दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग शिक्षण को या अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाने के लिए करता है, ताकि बच्चों को पठन में रुचि हो और उन्हें आनंद आए। और शिक्षण सहायक सामग्रियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, दृश्य साधन, श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य साधनों में आते हैं जैसे चार्ट, मॉडल या OHP अर्थात ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, वो क्या है? दृश्य साधन। दूसरे होते हैं श्रव्य साधन, जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, जैसे रेडियो। और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य साधन, जिन्हें हम देख भी सकते, सुन भी सकते, उदाहरण के लिए टेलीविजन यानी टीवी, और वर्तमान में आप जो मोबाइल स्मार्टफोन हैं उन्हें भी इस श्रेणी में रख सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें था, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर ऑफ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। एक अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? इन चारों में से अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वाक दक्षता अर्थात वर्बल एबिलिटी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना यानी लैक ऑफ कमांड ओवर द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। यदि किसी अध्यापक का अपने विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण नहीं है तो यह अध्यापक की असफलता का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसलिए किसी भी अध्यापक को अपने विषय में पारंगत होना चाहिए, उसे अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल होनी चाहिए, यानी उसे उसका बृहद ज्ञान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो टीचिंग यानी अध्यापन में सबसे अनावश्यक है, यानी जो आवश्यक नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। विच इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग। छात्रों को दंड देना यानी पनिशिंग द स्टूडेंट्स, कक्षा में अनुशासन रखना अर्थात मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना यानी लेक्चरिंग इन इम्प्रेसिव वे, या उपरोक्त में से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छात्रों को दंड देना यानी पनिशिंग द स्टूडेंट अध्यापन में एक अनावश्यक कारक है, छात्रों को दंड देना, और खासकर शारीरिक और मानसिक दंड। और ये 2009 जब RTE आया उसके बाद तो इसे और भी गंभीर बना दिया गया है। हम छात्रों को दंड नहीं दे सकते। बाकी कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, यह अध्यापन यानी शिक्षण में आवश्यक कारक हैं, लेकिन दंड देना क्या है? अनावश्यक है, इसलिए दंड से बचना चाहिए। अगला प्रश्न इसमें था, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के समय शिक्षक को करना चाहिए, यानी जब कोई टीचर किसी पाठ का शिक्षण कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, और कोई मॉडल यूज कर रहा है, मॉडल का उपयोग कर रहा है, तो उस समय शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे लेक्चर के दौरान लगातार दिखलाना चाहिए, यानी कीप शोविंग थ्रू आउट द लेक्चर। मॉडल के सामने खड़े होना चाहिए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मॉडल। आवश्यकता होने पर दिखाना चाहिए, यानी शो मॉडल व्हेन नीड्स अराइसेस, या इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, आवश्यकता होने पर दिखाना चाहिए। आप किसी मॉडल को लगातार भी नहीं दिखाओगे और मॉडल के सामने खड़े भी नहीं होंगे, बल्कि जब उस मॉडल से संबंधित कंटेंट पर आप पहुंचोगे जिसके लिए आपने उसे बनाया है,
उस समय आप बच्चों को दिखाओगे, यानी शो मॉडल व्हेन नीड्स, जब उसकी आवश्यकता होगी, जब बहुत ज़रूरी होगा तभी आप उसे दिखाओगे, उसके बाद उसे साइड रख दोगे। यहाँ पर कुछ प्रश्न सामान्य ज्ञान के भी हैं, यानी जीके के भी हैं, आप उन्हें भी यहाँ पर हल कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? हु रोट इंडिका? प्रश्न का सही उत्तर है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने लिखी है इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक। अगला प्रश्न था 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उस समय सुमित्रा महाजन को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। आप जानते हैं 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए, एनडीए की सरकार सत्ता में आई और सुमित्रा महाजन को लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा निम्नलिखित राज्यों में से किसमें संपन्न होती है? ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। तो भगवान जगन्नाथ की वार्षिक यात्रा उड़ीसा राज्य में संपन्न होती है। अगला प्रश्न था वोडाफोन विवाद के मामले में मध्यस्थ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर था आर.सी. लोहाटी। लेकिन अब ये प्रश्न ज़्यादा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह उस समय करंट अफेयर्स के पर्पज से पूछा गया था। अगला प्रश्न था दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है। समझ लीजिए, दृश्य श्रव्य माध्यम का उदाहरण है, यानी एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो विजुअल मीडिया इच 4 टेलीविजन, रेडियो या मॉडल। प्रश्न का सही उत्तर है टेलीविजन। दृश्य श्रव्य माध्यम किसे कहते हैं? जिन्हें हम देख भी सकते और सुन भी सकते, जैसे टीवी है, स्मार्ट मोबाइल फोन है, इन्हें आप देख भी सकते सुन भी सकते, तो ये दृश्य श्रव्य साधन है। चार्ट और मॉडल ये हैं दृश्य साधन, इन्हें आप केवल देख सकते, इन्हें आप सुन नहीं सकते, देख सकते हैं। रेडियो श्रव्य है, इसे आप सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, तो परिपक्वता का एक उदाहरण कौन सा है इन चारों में से? एन एग्जाम्पल ऑफ मेचुरेशन इज व्हेन ए चाइल्ड लर्न्स टू, चलना यानी वॉक, चित्रांकन करना अर्थात ड्रॉ, पढ़ना यानी रीड, साइकिल चलाना यानी राइड ए बाईसाइकिल। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, चलना। परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक चलना सीखता है। आप जानते हैं कि जब छोटा बेबी होता है उसके बाद वह धीरे धीरे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो फिर वह घुटनों के बल चलना सीखता है, धीरे धीरे दीवारों के बल खड़ा होना सीखता है, फिर फाइनली वह अच्छे से चलता है। तो यह परिपक्वता का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है? अधिगम यानी सीखना अर्थात लर्निंग का पहलू नहीं है इनमें से। लास्ट में क्या लिखा? नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोमेन ऑफ लर्निंग? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, यह तो सीखने का यानी अधिगम का पहलू है। भावात्मक अर्थात अफेक्टिव, यह भी अधिगम का पहलू है। क्रियात्मक यानी कॉग्निटिव, यह भी अधिगम का पहलू है। लेकिन स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक, यह सीखने का पहलू नहीं है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये 3 पक्ष हैं, अधिगम के पहलू हैं ये। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है? राम रिटर्न द पेंसिल ही took from Sita's desk because she was afraid of punishment if he got caught. This illustrates कोहलबर्ग। पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, या इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर क्यों होगा यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर सजा मिलने का डर था, यानी दंड का डर था, सजा का डर था, तो यह कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर में गिना जाता है। आपको ध्यान दिला दूं, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। 3 उन्होंने क्या बताए हैं? स्तर, और इन 3 स्तरों के 7 सोपान बताए हैं। तो पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर आता है उनका दंड या आज्ञा पालन का जो स्तर है। अभी मैं आपको यहाँ पर सभी बता देता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान से वॉच कर लीजिए, फिर आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तर तथा 7 सोपान बताए। स्तर कितने बताए? 3, सोपान कितने बताए? 7।
जो निम्नलिखित हैं। पहला है पूर्व परंपरागत स्तर यानी प्री कॉन्वेंशनल लेवल। इसमें इन्होंने 3 स्तर बताए: आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो अभी उस प्रश्न में क्या था, दंड यानी सजा, आज्ञा पालन से संबंधित बात थी। तो यह किस में आता है, कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर। इसलिए उस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पूर्व परंपरागत स्तर, क्योंकि दंड या सजा वाला जो स्तर है वह उसी के अंतर्गत आता है। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसके भी इन्होंने 2 स्तर बताए: परस्पर स्वरूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ये 2 सोपान बताए इन्होंने इसके। तीसरा स्तर इन्होंने बताया उत्तर परंपरागत स्तर, इसके भी 2 सोपान बताए: सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। आप इन्हें भी ध्यान में रख लीजिए, हो सकता है इनसे भी प्रश्न बन जाए। तो इन्होंने 3 बताए सोपान, और उन 3 सोपानों के इन्होंने 7 स्तर बताए। पूर्व परंपरागत स्तर में इन्होंने 3 सोपान बताए, परंपरागत स्तर में इन्होंने 2 सोपान बताए, और उत्तर परंपरागत स्तर में इन्होंने 2 सोपान बताए। इस प्रकार 3 और 2 5 और 2 7, कुल मिलाकर इन्होंने कितने सोपान बताए, 7, और स्तर कितने बताए, 3। समझ गया आप। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल सीधे जोड़ती है, कोंकण रेल डायरेक्टली कनेक्ट्स दिल्ली और चेन्नई को नहीं, देहरादून और टनकपुर को नहीं, जम्मू और कन्याकुमारी को नहीं, किसको जोड़ती है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोंकण रेलवे जोड़ती है महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक राज्यों को, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यहां पर पूछा गया था इस प्रश्न में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज द आउटकम ऑफ, कोठारी आयोग का नहीं था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005 का नहीं था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 यानी एनसीएफ 2000 का भी नहीं था। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रावधान किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, और इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, विद्यालयों में जो बेसिक नीड्स है, मुख्य आवश्यकताएं, उनके प्रावधान की बात इसमें कही गई थी। जैसे बच्चों के बैठने के लिए अच्छा सुव्यवस्थित रूम हो, वहाँ पर पीने के लिए पानी हो, खेलने के लिए प्ले ग्राउंड हो, और जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक होगा, हेड मास्टर होगा, उनके लिए एक ऑफिस हो, एक रूम हो, इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और इसका प्रावधान किस में किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला एक प्रश्न था यहाँ पर करंट अफेयर्स का, पीपीपी मॉडल ग्रामीण विकास मंत्री नितिन गडकरी ने शुरू किया था, जिसमें 100 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर था। अब ये प्रश्न भी निरर्थक है। भारत के सेना प्रमुख कौन है? उस समय थे दलबीर सिंह सुहाग। तो अब ये प्रश्न भी किसी काम का नहीं है, यानी अनुपयुक्त है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हल करवा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट हो सकता है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यानी व्हेन इज एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व। प्रश्न का सही उत्तर है 21 मई। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं, उस समय थे कांग्रेस के मंत्री थे यह मंत्री प्रसाद नैथानी 2015-16 में, और वर्तमान में है कौन, अरविंद पांडे जी। ठीक है, तो उस समय मंत्री प्रसाद नैथानी थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? इनमें से प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, जिसे कई जगह परियोजना विधि भी लिखा रहता है, प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड इज एसोसिएटेड विद, फ्रोबेल नहीं है, फ्रोबेल संबंधित हैं किंडरगार्टन और खेल विधि से। जॉन डीबी आर्मस्ट्रांग संबंधित हैं खोज विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, अन्वेषण विधि या अनुसंधान विधि। इनमें से कोई नहीं, प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीबी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि या परियोजना विधि से संबंधित है जॉन डीबी, और यदि जॉन डीबी नहीं होता, यहाँ पर लिखा रहता विलियम किलपैट्रिक, तो अब इसका उत्तर होता किलपैट्रिक, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक से और जॉन डीबी से, जो कि करके सीखने की बात करते हैं। इसमें प्रोजेक्ट विधि में होता क्या है, बच्चों के सामने कोई समस्या रख दी जाती है, यानी टीचर बच्चों के सामने कोई समस्या रख देता है और बच्चे उस समस्या पर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, यानी एक प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। वह समस्या सामाजिक
होती है, यानी व्यवहारिक समस्या होती है, उस पर बच्चे अपने अनुभवों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। इसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और यह एक व्यवहारिक विधि है, इसमें बच्चे व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, सामूहिक रूप से, समझ गए आप, प्रोजेक्ट विधि में, यानी लर्निंग बाय डूइंग बच्चा करता है। अगला प्रश्न है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावी तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? When the child is ready to learn, he learns more quickly and effectively. This principle was given by थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यानी जब वह लर्निंग के लिए तैयार होगा तब उस समय जल्दी भी सीखेगा और प्रभावशाली तरीके से भी। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। थॉर्नडाइक ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 दिए हैं मुख्य नियम यानी प्रधान नियम, और बाकी इन्होंने 5 दिए हैं गौण नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 दिए हैं प्रधान नियम यानी मुख्य नियम, और 5 दिए हैं गौण नियम यानी सेकेंडरी। यहां पर बता देता हूं, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, सीखने के मुख्य या प्रधान नियम जिन्हें प्राइमरी लॉज कहते हैं, ये इन्होंने दिए हैं 3। इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है तत्परता का नियम, ठीक है, यह इनका क्या है, मुख्य नियम है, अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा दिया है अभ्यास का नियम, इसे उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, अर्थात लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा दिया है प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 है इनके मुख्य नियम यानी प्रधान नियम, और अभ्यास के नियम को उपयोग एवं अनुप्रयोग का नियम भी कहा जाता है। तो ये 3 इन्होंने क्या बताए, मुख्य नियम बताए सीखने के, और इन्होंने सीखने के गौण नियम बताए हैं 5, यानी सेकेंडरी नियम कितने बताए, 5, जिनमें पहला इन्होंने बताया अभिवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ रिस्पॉन्स। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, जिसे अंश अंश से पूर्ण आप कह सकते हैं, यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। चौथा इन्होंने बताया सदृशीकरण का नियम अर्थात लॉ ऑफ एनालॉजी, और 5वां बताया इन्होंने साहचर्य परिवर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये 5 बताए इन्होंने सीखने के गौण नियम, और 3 बताए इन्होंने प्रधान नियम, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? ए टीचर इन ए क्लासरूम शुड एक्ट एज प्रगतिशील भूमिका में यानी प्रोग्रेसिव रोल, बॉस की भूमिका में बॉस रोल, प्रजातांत्रिक भूमिका में यानी डेमोक्रेटिक रोल, या इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। बॉस की भूमिका तो नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी भी अब नहीं होगा। आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना, 2 ऑप्शन कट के, अब इन 2 में से इंपॉर्टेंट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक भूमिका। तो एक शिक्षक को कक्षा में प्रजातांत्रिक भूमिका में कार्य करना चाहिए। प्रजातांत्रिक भूमिका का मतलब होता है सबको समान मानना, सबको समान दृष्टि से देखना, यानी किसी भी शिक्षक के अंदर जाति, क्षेत्रवाद या संप्रदायवाद, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर यानी लड़का लड़की, अमीरी गरीबी, शहरी या ग्रामीण, इस प्रकार की मानसिकता नहीं होनी चाहिए। उससे हर बच्चे को प्रजातांत्रिक वे में देखना चाहिए, प्रजातांत्रिक शैली में उसे देखना चाहिए, सबको समान मानना चाहिए। उसे एक सफल शिक्षक और लोकतांत्रिक शिक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू, अच्छा नागरिक बनाना यानी क्रिएट गुड सिटीजन, बिल्कुल सत्य। शिक्षा का उद्देश्य अच्छा नागरिक बनाना होता है, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, क्रिएट पर्सन हु आर यूजफुल फॉर सोसाइटी, बिल्कुल सत्य। व्यवहारिकता का निर्माण करना यानी क्रिएट सोशलिस्टिक पर्सन, ऑल दी एबव, यानी उक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो शिक्षा का उद्देश्य होता है अच्छा नागरिकों को बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना जो समाज के लिए इंपॉर्टेंट हों, उपयोगी हों, और व्यवहारिकता का निर्माण करना यानी क्रिएट सोशलिस्टिक, यानी व्यक्ति सामाजिक हो और वह समाज के हित में कार्य करे, देश हित में कार्य करे, अच्छा नागरिक बने, तो यह इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न था करंट अफेयर्स का, इसमें कितने व्यक्तियों को 2014 रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 1,
5। 2014 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? फिलीपींस देश की सरकार इससे देती है। और रमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एशिया का नोबेल। और भारत में सबसे पहले रमन मैग्सेसे दिया गया था किसको? विनोबा भावे को, जिन्होंने भू आंदोलन चलाया था। उसके बाद जैसे यह दिया गया किसको? चंडी प्रसाद भट्ट को भी दिया गया था। और ये उन्हें भी मिला है अरविंद केजरीवाल को, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे वॉज ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड इन विच डे? प्रश्न का सही उत्तर है 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, तो ये आप ध्यान में रखिए। और एक प्रश्न का उत्तर आप बताएं कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, यानी किस देश को सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर आप बताइए। अगला प्रश्न इसमें था, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है। एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन कक्षा पर नियंत्रण यानी कंट्रोल द क्लास, कम समय में अधिक सूचना देना, गिव मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना अर्थात मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न, इनमें से कोई नहीं यानी नॉन ऑफ द अबव। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, उनमें जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो वह एक प्रभावशाली शिक्षक माना जाएगा। बाकी कक्षा पर नियंत्रण करना या कम समय में अधिक कंटेंट पढ़ाना यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, फीबा एशियाई कप निम्नलिखित खेलों के बीच किससे संबंधित है? एक होता है फीफा, वह संबंधित है फुटबॉल से। यहाँ पर पूछा गया है फीबा FIBA, द फीबा एशियन कप इज एसोसिएटेड विद विच अमोंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। तो फीबा कप संबंधित है बास्केटबॉल से और फीफा संबंधित है फुटबॉल से। तो यह भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी हल कर लीजिए, हो सकता है कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके काम आएगा। समझ गया? अगला प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को निम्न क्रम में पढ़ाना चाहिए। वाइल टीचिंग ए थ्योरेटिकल टॉपिक इन द क्लास, टीचर शुड प्रोसेस फ्रॉम। एक होते हैं प्रयोगात्मक, एक होते हैं सैद्धांतिक। सैद्धांतिक विषय यानी जिसमें थ्योरी होती है और प्रयोगात्मक यानी जिसमें प्रैक्टिकल करते हैं। तो कक्षा में एक सैद्धांतिक विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक को किस क्रम में पढ़ाना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात, ठोस से सारांश, तर्क से निरीक्षण या इनमें से कोई नहीं, यानी अननोन टू नोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, रीजनिंग टू ऑब्जर्वेशन, नॉन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तर्क से निरीक्षण। कक्षा में सैद्धांतिक विषयों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को तर्क से निरीक्षण के क्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी पहले तर्क देना चाहिए और फिर उसके बाद उसका ऑब्जर्वेशन यानी आप निरीक्षण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की उदासीनता को कम करने के लिए अध्यापक कर सकता है। ए टीचर कैन मिनिमाइज डिप्रेशन अमोंग स्टूडेंट्स बाय। यदि छात्र में उदासीनता है, उनमें डिप्रेशन है, उसको कम करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है? इसके कारणों को समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सत्य। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट्स कॉज, कि बच्चे क्यों उदासीन हैं, क्यों डिप्रेशन में हैं, आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे। छात्रों को मोटिवेट करोगे, यानी मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा इसका, A एंड B दोनों। प्रधानाचार्य को सूचित करना यानी रिपोर्टिंग टू प्रिंसिपल, यह तो नहीं होगा। तो यदि बच्चे उदासीन हैं, डिप्रेशन में हैं, तो पहले आप इसके कारणों को समझने की कोशिश करोगे और छात्रों को मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, ताकि उनकी जो उदासीनता है वह दूर हो जाए और वह अच्छे से खुश मन से सीखने के लिए ललायत हों। अगला प्रश्न है, माइक्रो शिक्षण छात्र छात्राओं के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है? माइक्रो टीचिंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। माइक्रो शिक्षण, इससे कई जगह लिखा होता है, कई जगह माइक्रो टीचिंग लिखा होगा, सूक्ष्म शिक्षण लिखा होगा, सूक्ष्म अध्यापन लिखा होगा। तो यह किस अवधि में छात्र छात्राओं के लिए सबसे प्रभावशाली होता है? शिक्षण अभ्यास के दौरान यानी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग, शिक्षण अभ्यास के बाद अर्थात आफ्टर द प्रैक्टिस टीचिंग, शिक्षण अभ्यास से पहले बिफोर द प्रैक्टिस टीचिंग, या नॉन ऑफ द अबव अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान। आप जानते हैं जब बच्चे शिक्षण से संबंधित
कोर्स कर रहे होते हैं तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान, जैसे आप बीएड करते हो, बीपीएड करते हो, डीएलएड करते हो, ठीक है, तो उस दौरान आप क्या करते हो, माइक्रो टीचिंग करते हो शिक्षण अभ्यास के दौरान, यानी ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टीचिंग आप क्या करते हो, सूक्ष्म शिक्षण करते हो या सूक्ष्म अध्यापन करते हो, माइक्रो शिक्षण करते हो, माइक्रो टीचिंग करते हो। और इसका मकसद क्या होता है, किसी छात्र छात्रा में जो शिक्षक बनना चाहता है उसमें शिक्षण के कौशलों को विकसित करना, यानी उसे शिक्षण की विधियाँ, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की तकनीकी, शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षण के कौशलों का ज्ञान प्रदान करना और एक प्रभावशाली शिक्षक के गुण उसमें विकसित करना, यानी आप कह सकते हैं शिक्षण के कौशलों को विकसित करना उसका मकसद होता है। अगला प्रश्न है, मूल्य आधारित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट्स डॉक्टर, अच्छा नागरिक, अभियंता, इनमें से कोई नहीं, यानी डॉक्टर, गुड सिटीजन, इंजीनियर, नॉन ऑफ दीज। प्रश्न का सही उत्तर होगा अच्छा नागरिक। जो मूल्य आधारित शिक्षा होती है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होती है, उसका मकसद होता है अच्छा नागरिक तैयार करना। और यदि नागरिक अच्छा होगा तो वह डॉक्टर बन सकता है, अभियंता बन सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मूल्य आधारित शिक्षा नहीं जानता तो डॉक्टर, अभियंता तो बन सकता है, लेकिन मूल्य आधारित शिक्षा का जो मकसद होता है वह होता है अच्छा नागरिक बनाना। और यदि नागरिक अच्छा होगा तो उस देश की जो प्रगति होगी वह सही दिशा में होगी। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में डीपीईपी कहते हैं, वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। कई बार डीपीईपी का पूर्ण रूप पूछा जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1986, 1984, 2001, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1986 नहीं था, 1984 नहीं था, 2001 भी नहीं था, उत्तर है इनमें से कोई नहीं। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था 1993-94 में, 1993-94 में, यह 94 में लॉन्च हुआ था, यानी लागू हुआ था, शुरू हुआ था। तो उत्तर होगा 1994 और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2014 ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स वर सिंच्ड बाय इंडिया इन 2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 15। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 14। और आई थिंक 2014 का जो राष्ट्रमंडल खेल था वह नीदरलैंड में आयोजित किए गए थे, यदि मैं सही हूं तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है? इन चारों में से एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित क्या है? कभी कभी हंसी का दौर, यानी कभी कभार हंसना चाहिए, अर्थात ओकेजनल रोर्स ऑफ लाफ्टर, पूर्ण रूप से शांति, कंप्लीट साइलेंस, शिक्षक छात्र वार्ता अर्थात फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग, विद्यार्थियों के बीच खुली बहस यानी लाउड डिस्कशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक छात्र वार्ता। एक सजीव कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच वार्ता होनी चाहिए, यानी फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होने चाहिए, जिसमें दोनों एक्टिव रहते हैं। शिक्षक भी सक्रिय रहता है, विद्यार्थी भी सक्रिय रहते हैं, वो एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, उनका जवाब देते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, यानी वार्ता करते हैं, चर्चा परिचर्चा करते हैं, तो उसे एक सजीव कक्षा कहा जाता है। और यदि कक्षा बिल्कुल शांत होगी तो वह भी अच्छा नहीं माना जाएगा, ज़्यादा लाउड डिस्कशन भी अच्छा नहीं होगा, और कभी कभार हंसी वाला भी ज़्यादा बेस्ट नहीं है। तो दोनों एक्टिव होने चाहिए, यानी शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक और छात्रों के मध्य आपस में एक प्रकार का इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसे सजीव कक्षा कहेंगे। आपके अनुसार शिक्षण है, इन यूर व्यू टीचिंग इज एन आर्ट, एक कला, एक स्किल, एक कौशल, ए और बी दोनों, यानी ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। शिक्षण एक कला भी है और एक कौशल भी है, यानी टीचिंग इज ए स्किल एंड एन आर्ट, दोनों है। ठीक है, शिक्षण क्या है? कला भी है और कौशल भी है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज। यह वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित प्रश्न है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद यानी जेंडर डिफरेंस, बिल्कुल सत्य। लड़का और लड़की में लिंग भेद होता तो यह
एक व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र है। शारीरिक रचना बॉडी स्ट्रक्चर, लड़का और लड़की के जो शारीरिक स्ट्रक्चर होते हैं उनमें अंतर होता है, तो यह भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का क्षेत्र है। मानसिक योग्यताएं यानी मेंटल एबिलिटीज भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र माना जाता है। तो उक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना और मानसिक योग्यताएं। इन्हें आप व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में रखोगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है। जो सामाजिक नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है उसे क्या कहोगे आप? ए चाइल्ड हु बिहेव अगेंस्ट सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड। जो समाज के नियमों को नहीं मान रहा, समाज के कानूनों को नहीं मान रहा, उनके अगेंस्ट यानी उनके विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, उसे आप क्या कहोगे? बाल अपराधी, जड़ बुद्धि बालक, मंद बुद्धि बालक या इनमें से कोई नहीं, आप उसे कहेंगे बाल अपराधी यानी अपराधी बालक। जो बालक सामाजिक नियमों एवं सामाजिक कानूनों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, उन्हें नहीं मान रहा है, तो वह समाज के लिए एक अपराध है, अपराधी है, इसलिए हम उसे अपराधी बालकों की श्रेणी में रखेंगे। अगला प्रश्न था, कुमार संगकारा किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी हैं? प्रश्न का सही उत्तर श्रीलंका। तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 3rd क्लास विच विल बी द बेस्ट वे फॉर टीचिंग। कक्षा 3 का बच्चा है यानी प्राइमरी कक्षा का बच्चा है, तो इनमें से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा इस क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए? व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, यह ज़्यादा बेस्ट नहीं होती, यह उच्च कक्षाओं के लिए होती है, जैसे 11th 12th या हायर एजुकेशन में, जैसे आप कॉलेज स्तर पर पढ़ा रहे हैं तब आप लेक्चर दोगे। सृजनात्मक क्रियाकलाप यानी क्रिएशनल एक्टिविटीज, समूह वार्तालाप, ग्रुप डिस्कशन तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो वह तर्क वितर्क चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकते। प्रयोगशाला विधि यानी लेबोरेटरी मेथड, ये भी उतना सक्सेस नहीं होगा। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक क्रियाकलाप। प्राइमरी स्तर पर आप जानते हैं बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, करके सीखते हैं, खिलौनों के अनुसार सीखते हैं, तो वहाँ पर वह क्रिएटिविटी करते हैं, तो सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे बेस्ट होगा। तो बच्चे खेल खेल में जैसे चित्रों के माध्यम से, गानों के माध्यम से या अपनी एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं, तो यह सबसे अच्छी शिक्षण विधि मानी जाएगी प्राइमरी स्तर के लिए। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाए। द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी इम्प्रूव्ड इफ पेरेंट्स आर इनकरेज्ड टू। बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, सुपरवाइज द वर्क ऑफ देयर वार्ड्स, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए, अरेंज फॉर एक्स्ट्रा ट्यूशन, इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए यानी रिमेन अनकंसर्न्ड अबाउट इट, या इनमें से कोई नहीं अर्थात नॉन ऑफ दीज। तो इन 4 विकल्पों में से आप अभिभावकों को किस काम के लिए उत्साहित करोगे जिससे विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है? प्रश्न का सही उत्तर बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए। यदि आप बच्चों के अभिभावकों को अपने बच्चों का कार्य का निरीक्षण करने के लिए उत्साहित करोगे, मोटिवेट करोगे, तो उससे विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है। क्योंकि जब पेरेंट्स घर पर बच्चों का वर्क देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे, तो बच्चे में उससे थोड़ा सा अलर्ट आएगी, बच्चा थोड़ा सा डरेगा और उससे वो अपना जो शैक्षिक स्तर है, शैक्षिक निष्पादन है, उसे सुधारेगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक छात्र के प्राय विलंब से आने पर, इफ ए स्टूडेंट ऑफन कम्स लेट इन द क्लास यू वुड। कोई बच्चा है, कोई छात्र है जो आपकी कक्षा में अधिकांश तो विलंब से आता है, देरी से आता है, लेट आता है, आप क्या करोगे? उसके अभिभावकों से बात करेंगे, टॉक टू हिज पेरेंट्स, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, कंप्लेंट टू प्रिंसिपल अबाउट हिम, उसे कठोर दंड देंगे यानी पनिश हिम सेवरली, या कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे अर्थात फाइंड रीजन एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। उत्तर होगा कारण को जानकर तदनुसार निर्णय लेंगे। सबसे पहले आप यह समझने की, यह जानने की कोशिश करोगे कि छात्र अधिकांश तो लेट क्यों आता है, विलंब से क्यों आता है, क्या कारण है। फिर आप उन कारणों को जानोगे, फिर उसके अनुसार निर्णय लेंगे कि उनके अभिभावकों से बात करनी है या प्रिंसिपल से शिकायत करनी है या उसे दंड देना है, तब आप उस बाद में उसे जानोगे और उसके लिए निर्णय लोगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। आप पॉज करके वीडियो को प्रश्न को पढ़िए। ठीक है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। ए गर्ल डेवलप्ड द हैबिट ऑफ ड्रॉपिंग द कोट ऑन द फ्लोर। मदर आस्क्ड द गर्ल टू गेट आउट ऑफ द रूम एंड हैंग अप द कोट ऑन द पैक। द गर्ल enters house, keeps coat on, approaches closet, hangs off the coat on the peg. It is an example of chain learning यानी श्रृंखलाबद्ध अधिगम का, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस लर्निंग यानी उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, कंसेप्ट लर्निंग प्रत्यय अधिगम का, या ऑल ऑफ द एबव के सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 श्रृंखलाबद्ध अधिगम का, यानी यह चेन लर्निंग कहलाती है, क्रमबद्ध लर्निंग कहलाती है, क्योंकि लड़की क्रमबद्ध तरीके से सुधार कर रही है। यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे कि एक स्कूल जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। अब इससे नीचे आप समझो तो लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है। सबसे पहले वो घर में प्रवेश करेगी, कोट को हाथ पर रखा उसने, अलमारी की तरफ गई, कोट को खूंटी पर टांग देती है। तो इसे उसने चैन के रूप में किया, अर्थात क्रमबद्ध तरीके से किया, श्रृंखलागत तरीके से किया। पहले घर में आई, फिर कोट को हाथ में पकड़ा, फिर अलमारी की तरफ गई और कोट को खूंटी पर टांग दिया। तो ये एक श्रृंखला बन गई, इसलिए आप इसे श्रृंखलागत अधिगम की श्रेणी में रख सकते हैं। और यदि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। उदाहरण चेंज हो सकता है, लेकिन आप समझिए वहाँ पर कि प्रश्न की भाषा क्या है। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। समझिए यहाँ पर, ए प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल लर्न्स न्यू रिस्पॉन्सेस बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ अनदर रेदर देन थ्रू एक्सपीरियंस इज नोन एज। सामान्य अधिगम यानी जनरल लर्निंग, सामाजिक अधिगम अर्थात सोशल लर्निंग, प्रायोगिक अधिगम अर्थात एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, या नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न में क्या है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, जब वो दूसरों को देख रहा है तब सीख रहा है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो इसे आप क्या कहोगे, सामाजिक अनुभव, क्योंकि समाज के व्यक्तियों को देखकर वह सीख रहा है, तो इसे हम कहेंगे सोशल लर्निंग। स्वाभाविक सी बात है, आप उसे सामाजिक अधिगम कहोगे। अगला प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ए प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज कैन बी मेड थ्रू। क्या कर सकते हैं आप निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए? समाकलन द्वारा यानी इंटीग्रेशन, मुख्य धारा में डालकर अर्थात मेन स्ट्रीमिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, या नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए आप समावेशी शिक्षा द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हो। ठीक है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी बच्चों को समान माना जाएगा, सभी साथ पढ़ेंगे और फिर उनके अंदर हीन भावना नहीं आएगी, वह सामान्य बच्चों की तरह सीखेंगे और अच्छी गति से वह अधिगम भी करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे सामान्य बच्चों को देखकर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? ठीक है, फॉर प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेटर। इनमें से कौन सा उनके लिए सबसे अच्छा होगा? वीडियो अनुरूपण यानी वीडियो सिमुलेशन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल, नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। समझ गया आप? हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी जब बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करेगा, खुद के अनुभव से सीखेगा, तो वह अच्छे से सीख पाएगा। आप जानते हैं प्राइमरी स्तर पर बच्चे एक्सपेरिमेंटल या वीडियो सिमुलेशन से नहीं सीख सकते, वहाँ पर वो लर्निंग बाय डूइंग यानी खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं और उससे अच्छे तरीके से भी वह सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, टॉय एज रिफर्स टू, खिलौनों की आयु कहा जाता है। इनमें से किसे खिलौने की आयु कहते हैं? पूरे बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, बेबीहुड यानी शैशवावस्था,
ए और बी दोनों यानी ए एंड बी बोथ उत्तर बाल्यावस्था यानी लेट चाइल्डहुड। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहते हैं यानी टॉय एज कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा खिलौनों से सीखता है, खिलौनों के प्रति उसका आकर्षण बना रहता है और फिर वह खिलौनों के माध्यम से ही खेलना सीखना प्रारंभ करता है। तो खिलौनों की आयु कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को यानी अर्ली चाइल्डहुड। अगला प्रश्न है यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान का, तंबाकू की आदत किससे होती है यानी टैबेको एडिक्शन इज ड्यू टू निकोटीन। निकोटीन की वजह से तंबाकू की आदत होती है, क्योंकि उसमें निकोटीन होता है तो उसकी वजह से लोगों को तंबाकू अच्छा लगने लगता है, फिर वह उसे खूब यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? लड़के व लड़कियों की, ठीक है, उत्तर है 21 वर्ष व 18 वर्ष। लड़कों के लिए 21 वर्ष, लड़कियों के लिए 18 वर्ष। और यदि वह इसको उल्टा कर देता, यहाँ पर प्रश्न कैसे भी बन सकता है, यदि वो यहाँ पर भारत में लड़कियों व लड़कों करता तब उत्तर बी होता, लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21। लेकिन उसने लिखा है लड़कों और लड़कियां, तब लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18। तो यही है प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है। देखो उसने वहां पर 21 18 और 18 21 दोनों को डाला है, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब एज शॉर्ट सर्किट यानी लघु परिपथ, अंतर विरोध यानी कंट्राडिक्शन, अनइवननेस यानी असमलता या एंट्रोपी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यूजीसी नेट में भी आ चुका है और टीजीटी पीजीटी के परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंट्रोपी, यानी मौखिक संचार में व्यवधान को कहते हैं क्या? एंट्रोपी। अगला प्रश्न है, छाया चित्रों का डॉट डॉट करना आसान होता है। फोटोग्राफ्स आर नॉट इजी टू। फोटोग्राफ्स को क्या करना आसान नहीं होता? प्रकाशन यानी पब्लिश, सिक्योर यानी सुरक्षण, डिकोड यानी विसंकेतन या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही उत्तर है विसंकेतन। फोटोग्राफ्स को यानी छायाचित्रों को विसंकेतन करना आसान नहीं होता। विसंकेतन को आप व्याख्या भी कह सकते हो या कूटानुवाद भी कह सकते हो। डिकोड का मतलब होता है व्याख्या करना, कूटानुवाद करना, विसंकेतन करना। तो छायाचित्रों को यानी जो फोटोग्राफ्स होते हैं उनका डिकोड करना, विसंकेतन करना, व्याख्या करना, कूटानुवाद करना आसान नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यानी द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो यह यूनियन मिनिस्ट्री के होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय जो विभाग है उसके अंतर्गत कार्य करता है। समझ गया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग? लेक्चर यानी व्याख्यान, यह तो उतना अच्छा विधि नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें शिक्षण टीचर करता है और बच्चे निष्क्रिय होकर शांत होकर सुनते हैं, तो इसे एक तरफा शिक्षण कहते हैं। प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, विचार विमर्श यानी डिस्कशन या नरेशन अर्थात वर्णन। तो इनमें से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन। प्रदर्शन विधि को सबसे अच्छा माना जाता है और प्रदर्शन विधि के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रदर्शन विधि में होता क्या है। इसे हिंदी में पाठ प्रदर्शन विधि कहते हैं, अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। इस विधि में अध्यापक पाठ में दी गई सभी क्रियाओं को छात्रों के सामने करके दिखाता है। यानी पाठ में जो भी क्रियाएं दी होती हैं उनको शिक्षक छात्रों के सामने करके दिखाता है और बीच बीच में व्याख्यान द्वारा जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं उनको भी स्पष्ट करता है। और प्रदर्शन विधि का एक लाभ छात्र छात्राओं के लिए यह है कि छात्र छात्राएं अपने नज़रों के सामने होते हुए देखते हैं। यानी टीचर प्रयोग करता है, बच्चे उसे देखते हैं, तो वह अपने नज़रों के सामने प्रयोग करते हुए देखेंगे तो उसे वह स्थायी रूप से समझ पाएंगे और बिना प्रयोग के वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और यह विधि, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ, विज्ञान विषयों के शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है क्योंकि प्रयोग अक्सर विज्ञान के विषय में होते हैं। तो प्रदर्शन विधि विज्ञान के विषयों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है और यह व्यवहारिक
रूप से अच्छी भी मानी जाती है बच्चों को सिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। आज का आखिरी प्रश्न ये है, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर स्थित है। द फेमस टेम्पल धारी देवी इज लोकेटेड एट, प्रश्न का सही उत्तर है श्रीनगर के नज़दीक। जब आप श्रीनगर आते हैं यानी श्रीनगर पौड़ी में, तो पौड़ी गढ़वाल में श्रीनगर से पीछे जब आप रुद्रप्रयाग और चमोली की तरफ आते हैं तो अलकनंदा नदी में है यह धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ से आगे रीजनिंग के प्रश्न हैं और उसके बाद फिर पार्ट सेकंड हिंदी का है। 100 प्रश्न, ये हिंदी का प्रश्न पत्र है। तो आज हमने कुल 52 प्रश्न हल किए।